हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। ठीक है, तो देखिए आज हम अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट लेक्चर्स में हमने जो आपके एक दो लेक्चर थे उसमें हमने सीएफटी को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, और हमने आपके तीन टाइप के आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफटी को देख लिया था और हमने सीएफएससी की वैल्यू भी डिफाइन कर ली थी। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में उनका कंपैरिजन भी किया था कि आपके स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो सीएफएससी की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देन आफ्टर दैट आपके ऑक्टाहेड्रल एंड लास्ट में आपका क्या आता है, टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में ही आपके सीएफएससी को इफेक्ट करने के या उसके ऊपर अफेक्ट डालने के कौन कौन से फैक्टर्स थे वो हमने देख लिए थे कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, मतलब उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके लिए सीएफएससी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी आपके सीएफएससी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर आपका मेटल फोर्थ या फिफ्थ सीरीज़ का है, ठीक है, तब भी हाई जेड इफेक्टिव की वजह से आपके सीएफएससी की वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, कि कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट जो आपका फैक्टर था दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर। सारे जितने भी दूसरे फैक्टर सब एक तरफ और आपका स्टेबिलिटी फैक्टर एक तरफ है। अगर क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है तो आपको केवल उसी से कंपेयर करना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो जिस कॉम्प्लेक्स के लिए आपके स्टेबिलिटी फैक्टर या फिर आप हम बोलते हैं उसे फॉर्मेशन फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनस्टेबिलिटी फैक्टर, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी तो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके अलावा हमने एक फैक्टर और देखा था दैट इज सीएफएससी, कि जिस कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज हम कुछ और आपके पॉइंट पढ़ेंगे जिनके ऊपर आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इफेक्ट करती है, मतलब जिसका अफेक्ट होता है आपके। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है आपका दैट इज किलेशन। ठीक है, मैंने आपको जब किलेटिंग लिगेंड्स पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि किलेशन में की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके क्लोज रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किलेशन में जब आपको बॉन्ड तोड़ना रहता है, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक करना रहता है, तब आपको एक से ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी हायर होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था और वहाँ पे भी हमने हल्का फुल्का उसका कंपैरिजन करना देख लिया था। ठीक है, वही आपका चीज़ है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए अपना टॉपिक है दैट इज जो सेकंड आपका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को, दैट इज किलेशन। किलेशन, ठीक है, किलेशन हमें पता ही है कि जो आपके क्लोज रिंग फॉर्म होती है लिगेंड्स के थ्रू, ठीक है, उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किलेशन होते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इन ए कॉम्प्लेक्स if any chelate ring is formed then that complex will be more stable। ठीक है, वो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें आपका FeH2O होल 6 3+, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए Fe, आप ले लीजिए ऑक्सिलेट होल थ्राइस 3-, ठीक है, और साथ में आप ले लीजिए FeCl6 3-, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़े, ठीक है ना, स्टेबिलिटी में, तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे -6 चार्ज, उधर जाके +6। ठीक है, तो आयरन का यहाँ पे भी +3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी आपका +3 है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है, Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है, H2 आपका उससे थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलेट क्या होता है आपका, अगर हम ऑक्सिलेट के देखें
तो ऑक्सीलेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C डबल बॉन्ड O, O माइनस डैश C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सीलेट, ठीक है। दो नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये आपके मेटल एटम को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपके 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन रही है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, दैट इज O माइनस O माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। एक तो रिंग यहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, एक रिंग और फॉर्म होगी आपके O O C C, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। दो तो ये रिंग हो गई, एक रिंग एक और ऑक्सीलेट है उसको भी ऐड करना है, ठीक है ना, या आप ऊपर से ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये पीछे से ऐड होगा, ठीक है, इसको पीछे से ऐड करना आपको, ठीक है। C C, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका O माइनस, ठीक है, और यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें 1 2 और 3 तीन रिंग बनती है, ठीक है, किलेट्स की। यहाँ नंबर का हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि केवल एक ही में बन रही है। जब एक से ज़्यादा में बनेगी तब हम नंबर का भी कंपैरिजन करेंगे कि मान लो इसमें 3 बन रही है, किसी में 4 बन रही हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, वो भी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट, देन आफ्टर सेकेंड, और ये आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो साइनाइड्स ग्रुप होते हैं या फिर जो कार्बन डोनर ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है आपके ये जो किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर देखो कि अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो आप किस ऑर्डर में कंपैरिजन करोगे स्टेबिलिटी का, वो ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज सेम, जब आपके सेंट्रल मेटल एटम क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम इज सेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्बन डोनर देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है किलेशन, ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है क्या, CF80 की वैल्यू। ये ऑर्डर होगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डोनर होगा, यहीं अगर मैं इसी एग्जांपल में आपके कार्बन डोनर ले लूँ FeCN6 3-, तो यहाँ पे ऑर्डर और चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डोनर अब फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सीलेट आएगा सेकंड, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका वाटर आएगा, ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे आपका Cl आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरा एग्जाम्पल इसी को नीचे लिख भी सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स हो और जिनमें दोनों में रिंग बन रही हो तो हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसका कंपैरिजन हम करते हैं नंबर ऑफ रिंग से, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ किलेट रिंग फॉर्म होगी उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी में आपके 2 रिंग बनती है, किसी में 3 रिंग बनती है, तो जो जिसमें आपके 3 रिंग बनेगी वो कॉम्प्लेक्स आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब अपना इसी का अगर दो कॉम्प्लेक्स हो और दोनों में रिंग बन रही है तो उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो हम लिख सकते हैं, इफ सेकंड पॉइंट आप डाल के लिख भी सकते हो, ठीक है ना। मोर इज द नंबर ऑफ रिंग, मोर इज द नंबर ऑफ किलेटिंग rings, the stability of complex will be more,
ठीक है, जिसमें आपके किलेटिंग रिंग्स ज़्यादा बनेगी वो आपका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपका Fe ऑक्सीलेट होल थ्राइस, ठीक है, 3-, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं EDTA का, दैट इज Fe EDTA माइनस, ठीक है। EDTA पे चार्ज होता है 4- का, ठीक है। यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीलेट पे -2 का चार्ज होता है, यहाँ पे भी आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वाला डायग्राम था ऑक्सीलेट का, दैट इज FeOO C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक तो ये रिंग हो गई फॉर्म आपके, एक ये रिंग फॉर्म हो गई, और एक आपके थर्ड रिंग आप बना सकते हो O दैट इज C, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे तो 3 रिंग्स है, एक तो ये हो गई, एक सेकंड ये वाली हो गई, और एक ये थर्ड हो गई, ठीक है। तो 3 रिंग्स, यहाँ पे कितनी आपकी रिंग्स फॉर्म हो रही है, 3 रिंग्स। वहीं अगर हम EDTA में बात करें, EDTA का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, एथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसीटेट। ये आपका CH2, ये आपका N, ये आपका N, ठीक है। और यहाँ से आपके एसीटेट ग्रुप जुड़े रहते हैं, दैट इज CH2 टेस्ट C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे भी आपका CH2 टेस्ट C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे भी जुड़े रहते हैं, ये आपको बनाना नहीं, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, ठीक है। ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम Fe के लिए, ठीक है, ये आपका Fe, ठीक है। EDTA क्लियर है, यहाँ पे दोनों आपके नाइट्रोजन डोनर है ये, ठीक है। यहाँ से आपका मेटल आयन से दोनों नाइट्रोजन एटम जुड़ते हैं, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ से आपका CH2, ये आपका CH2, और ये आपका एक नाइट्रोजन, एक रिंग तो ये फॉर्म हुई, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन से आपके, ये जो आपका नाइट्रोजन, यहाँ से आपके 2 कार्बन अटैच होते हैं, ठीक है ना, 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। देखिए CH2-C आपका क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये आपका O-, ठीक है। एक तो ये रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। इसी नाइट्रोजन से आपकी एक और रिंग फॉर्म होती है, दैट इज अगर हम देखें CH2-C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपकी सेकेंड रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने रिंग हो गई, एक तो ये हो गई, ठीक है, सेकेंड ये हो गई, और ये आपकी थर्ड रिंग हो गई, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन से भी आपके 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं एसीटेट के, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी अगर हम बनाए तो CH2-C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपकी रिंग फोर्थ। और यहाँ से नाइट्रोजन से आपकी एक और जुड़ी हुई है, दैट इज CH2-C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपकी एक और रिंग, ठीक है। तो टोटल रिंग हो गए 3, ये आपकी फोर्थ और ये आपकी फिफ्थ। तो यहाँ पे आपके 5 रिंग्स है, कितनी रिंग्स है, 5 रिंग्स है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें, तो आपकी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, आपकी कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दोनों में देख सकते हो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब क्या हो, अगर आपके पास दोनों में कॉम्प्लेक्स में रिंग बन रही हो, लेकिन एक में 5 और एक में 6 हो, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 6 मेंबर्स जो रिंग्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है आपके 5 मेंबर रिंग से, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ओके, तो देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं आपके, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं आपका, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रिंग सेम हो, ठीक है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स में एक ही रिंग बन रही हो, लेकिन एक में 5 मेंबर रिंग बन रही हो और एक में 6 मेंबर रिंग बन रही हो, तो आपके वो कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 मेंबर रिंग बनेगी वो आपका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स which have
मोर नंबर ऑफ रिंग्स और मोर मेंबर्स की जगह आप लिखिए if the number of rings are same, then आपका 6 member ring is more stable than 5 member ring. रीजन क्या था आपका? एंगल स्ट्रेन. ठीक है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ. ठीक है, जैसे आपका ऑक्सिलेट होता है, ठीक है, जैसे FeC2O4 होल थ्राइस 3-. ठीक है, इसमें आयरन ऑक्सिलेट के साथ आपके कितने मेंबर की रिंग बनाता है? आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग है. ऐसी रिंग यहाँ पे भी एक बनेगी. ठीक है, और ऐसी रिंग एक और यहाँ पे भी बनेगी. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था डायग्राम में लास्ट में. ठीक है, ये आपके 5 मेंबर रिंग, क्या आपके 5 मेंबर रिंग है ये. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज FeACAC होल थ्राइस. ये क्या था आपका? एसिटाइल एसीटोनिटो. ठीक है ना, इसका जो डायग्राम होता है कैसा होता है आपको पता होगा, इस टाइप का होता है. यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, एक में आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और एक पे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होता है. आप बैलेंस कीजिए, CH3 यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे एक H. ठीक है, इस टाइप का आपका डायग्राम होता है. एसिटाइल एसीटोनेट होगा. ठीक है, चार्ज -1 होता है 3 पे, -3, तो यहाँ पे भी +3 है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी आयरन +3, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, यहाँ से आपका आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. ठीक है, दोनों ऑक्सीजन से. तो 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 मेंबर रिंग है. क्या है आपकी? 6 मेंबर रिंग है. तो यहाँ पे आपके 5 मेंबर रिंग बन रही है, और यहाँ पे आपके 6 मेंबर रिंग बन रही है. तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इस कॉम्प्लेक्स की. ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब कभी कभी होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम हो, रिंग्स भी सेम हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं आपका कॉन्जुगेशन. ठीक है ना, कि जैसे इसमें आपके कॉन्जुगेशन भी होता है AC में. ठीक है ना, तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स सेम हो तब हम देखेंगे आपके कि किसमें कॉन्जुगेशन है या कोई और फैक्टर है. ठीक है ना, स्टेबिलिटी का जब कंपैरिजन करवाया जाता है ना कुछ फैक्टर मिलेगा आपको जो डिफरेंट होगा, तभी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो. ठीक है ना, तो कुछ फैक्टर मिलेगा आपको डिफरेंट. ठीक है, इसके बाद अगर होता है तो हम किससे कंपेयर करते हैं? आपके कॉन्जुगेशन से. ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कीजिए. ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आप लिख भी सकते हो, रिंग्स विथ कॉन्जुगेशन will be more stable. ठीक है, इसके अलावा भी और भी कोई फैक्टर हो वो भी हमें पता लग सकता है. जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, आपके निकिल Ni इथाइलिन डायमीन. ठीक है, होल ट्वाइस, ये आपका होगा 2+. ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं निकिल का ही, दैट इज DMG. ठीक है, होल ट्वाइस. ठीक है, ये दो एग्जांपल हम देखते हैं. इथाइलिन डायमीन, ये निकिल है. ठीक है, इथाइलिन डायमीन क्या होता है आपका? CH2, ये NH2, और ये आपका NH2. ठीक है, ये दो आपके नाइट्रोजन डोनर होते हैं. ठीक है, तो ये आपके दोनों नाइट्रोजन डोनर. ठीक है, किससे जुड़े हैं? आपके CH2 से. ये भी आपका CH2 से, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये हो गया होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे एक और आपकी रिंग फॉर्म होगी. ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन CH2, तो ये आपका CH2. ठीक है, यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो रही है आपके, और 2 रिंग फॉर्म हो रही है. ठीक है, एक तो ये डायग्राम. ठीक है, वहीं अगर हम देखें निकल का DMG के साथ, DMG कैसा होता है आपका?
ठीक है ना। DMG में आपके एक में O माइनस रहता है और एक में आपके OH रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन डोनर ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल आयन रहता है, ठीक है। इसका हम डायग्राम देखें तो हम देखिए, ये आपका निकल, ठीक है। निकल से आपके जुड़े हैं 2 नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से फिर आपका कार्बन और फिर साथ में आपके सेकंड कार्बन, ठीक है। और कार्बन से आपका जुड़ा है CH3 ग्रुप, ये आपका CH3, ठीक है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है आपका एक ऑक्सीजन O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका OH, ये आपका OH, ठीक है। ये तो एक हुआ DMG। सेकंड DMG की अगर हम बात करें, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन, ये कार्बन, ये आपका CH3, यहाँ पे भी आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे आपके रहेगा OH OH और यहाँ पे भी रहेगा आपके O माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एडिशनल फैक्टर है, नंबर ऑफ रिंग्स सेम है, ठीक है। 2 रिंग्स फॉर्म हो रही है, 1 2, यहाँ पे भी 1 और 2, ठीक है। मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, इधर भी 5 मेंबर रिंग है। तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल फैक्टर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो एडिशनल फैक्टर क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अपना CFT का जो एक पोर्शन था स्टेबिलिटी का, कंपैरिजन का, कॉम्प्लेक्स की, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो कलर शो करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, वो किस वजह से शो करते हैं, ठीक है। वो भी हमें आपके CFT के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके कॉम्प्लेक्स के कलर्स के बारे में। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्स क्यों शो करते हैं, ठीक है ना। वो भी हम आपके CFT के जरिए इसी थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। देखिए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सभी शो करते हैं, बट मोस्टली आपके शो करते हैं। उनका रीजन क्या होता है, वो आपके 2 रीजन्स की वजह से आपके कलर शो करते हैं। एक होता है आपका DD ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका DD ट्रांजिशन, ठीक है ना, वो क्या होता है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, और complex compounds shows colors due to, फर्स्ट आपका क्या रहेगा, DD ट्रांजिशन। देखिए DD ट्रांजिशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। आप लीजिए कॉपर सल्फेट, ये आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे कॉपर आपका रहेगा Cu2+ की फॉर्म में, ठीक है। इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 3D9 रहेगा, ठीक है। 3D9 मतलब आपका इस टाइप का आपका ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपका अनपेयर्ड रहेगा, ठीक है। क्लियर है। वही अगर हम देखें, और ये होता है आपका कलरलेस, क्या होता है आपका कलरलेस, ठीक है। वहीं अगर हम देखें आपके हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, ये होता है आपका ब्लू कलर का, ठीक है ना, ब्लू विट्रोल, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जब हाइड्रेटेड की फॉर्म में रहता है तभी आपके रहता है इस फॉर्म में। इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है
ये होता है CuH2O6 2+ की फॉर्म में ये रहता है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें, ठीक है ना, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो, ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, क्लियर है। स्प्लिटिंग होगी 2 पार्ट में, ऊपर आएंगे आपके Eg, ठीक है, और नीचे आएंगे आपके T2G, क्लियर है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी फिलअप कीजिए, लास्ट में आपका एक इलेक्ट्रॉन बचना ही है, ठीक है, क्लियर है। तो होता क्या है, जब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें कि ये क्यों आपका कलरफुल होता है, क्योंकि ये तो आपका सिंपल फॉर्म में रहता है, एनहाइड्रस फॉर्म में है, तो आपका कलरलेस होगा। लेकिन आपका जब हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है तो ये कलर शो करता है, ठीक है ना। रीजन क्या है वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। इस ऑर्बिटल्स में ये आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, और ये आपका हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे जब कोई आपकी वाइट लाइट आके गिरती है, वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट क्या होती है? जिसमें आपके सभी कलर्स की वेवलेंथ होती है, ठीक है। वाइट लाइट आके इस पे इमिट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाला, वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, इट एब्जॉर्ब्स पर्टिकुलर वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है ये हमें पता है कितना होता है आपका? डेल्टा नोट, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है दैट इज मान लो h न्यू है, सपोज करो, इसकी जो एनर्जी है ये अगर डेल्टा नोट के इक्वल हो जाती है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? आपका आखिरी वाले ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना, एक्साइट हो गया, हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। एब्जॉर्ब एनर्जी इफ h न्यू इज इक्वल टू दिस, देन हम लिख सकते हैं देन द इलेक्ट्रॉन excite to Eg orbitals, आपके Eg orbitals पे excite होके चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10⁻⁻8 सेकंड के तक ही रहता है। ये उसका लोअर एनर्जी लेवल था, यहाँ पे वो आपका ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। एनर्जी मिली, यहाँ से एक्साइट होके ऊपर चला गया, वो क्या करेगा? दोबारा डी एक्साइट होगा और वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा ताकि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। यहाँ हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन अगेन डी एक्साइट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड emit एनर्जी, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं emit पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। और हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक कलर होता है, ठीक है ना। अगर वो विजिबल रीजन में है तो हमें दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आते समय इसने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी थी उसको एमिट किया, जो रेडिएशन थी उससे एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर लेवल पे गया, ठीक है। अब हायर लेवल से वो वापस जंप करके आपके
लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा और एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है, एनर्जी इमिट हो रही है मतलब कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट हो रही है। ठीक है, अगर वो उसकी वेवलेंथ आपको विजिबल रेंज में होगी तो आपको कलर दिखाई देगा, नहीं होगी तो कलर शो नहीं होगा। ठीक है ना, ये होता है यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है, ये भी आपका डी ऑर्बिटल है, ये भी आपका डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो ट्रांजिशन है, दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल्स में ही जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और यही मेन रीजन होता है आपके जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, वो अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व करके हायर लेवल पे चले जाते हैं और हायर लेवल से दोबारा डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी पे जाते हैं और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और उसके जरिए हमें, अगर वो वेवलेंथ आपके विजिबल रेंज में है तो आपको कलर दिखाई देगा, नहीं है तो कलर शो नहीं होगा। ठीक है ना, ये होता है मेन रीजन आपके किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कलर्स का। ठीक है, अब इसमें है क्या है कि हम कलर्स भी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आपके जब वो डी एक्साइट होगा तो वो कौन सा कलर का जो वेवलेंथ है वो इमिट करेगा। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ या कौन से कलर की वेवलेंथ आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है ना, मतलब हमें ये जो होता है ना, एब्जॉर्व और इमिट, दोनों में से आपको एक कलर का पता होना चाहिए, एक वेवलेंथ का। ठीक है, अगर एक वेवलेंथ का पता है तो आप दूसरी वेवलेंथ पता कर सकते हो। मतलब एक कलर आपको पता है एब्जॉर्व कलर, तो कौन सा इमिट होगा वो कलर आप बता सकते हो। एक साइकिल होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है, उसके जरिए हम इन कलर को पता कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो साइकिल बता देता हूँ जिसके जरिए आप कलर्स का फाइंड आउट कर सकते हो, कलर्स को। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अगर हम बात करें कलर की, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल है वो मैं यहीं बना देता हूँ। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ये होता कैसा है, देखिए विबग्योर आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, उसमें से क्या कीजिए, आई वाले कलर को हटा दीजिए। ठीक है, तो वी, आई को हटा दीजिए, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है आते टाइम जो उसने अगर ग्रीन कलर में एनर्जी एब्जॉर्व की होगी तो जब वो इमिट करेगा तो वो आपके रेड कलर की वेवलेंथ को इमिट करेगा। अगर उसने एब्जॉर्व येलो कलर की वेवलेंथ को किया है तो वो इमिट वॉयलेट कलर की वेवलेंथ को करेगा। ठीक है, या फिर उसने अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया है तो वो इमिट आपके ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को करेगा। या फिर आपके अगर वो येलो ग्रीन में इस जोन में कोई वेवलेंथ है उसको अगर एब्जॉर्व करता है तो जब एमिट करेगा तो वो वेवलेंथ आपके रेड और वॉयलेट जोन के बीच में होगी। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कभी कभी इस कलर्स के साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये कंडीशन जब आपके जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपके कलर शो करते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन ले लें, कौन सा, D10, तो देखिए पूरे नीचे के फुल और पूरे ऊपर के फुल, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो जनरली आपके D10 आपके कलर लेस ही होते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं D0 कॉन्फ़िगरेशन ले लूँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं, D0, तो वहाँ पे भी आपके कॉम्प्लेक्स कलर शो नहीं करते इन जनरल। ठीक है ना, बाकी दूसरा फैक्टर होता है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट इज एक आपके पास D5 और एक है D10। ठीक है, या फिर D8 ले लीजिए। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में अगर हम देखें, ठीक है, D5 में क्या होता है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईजी वाले, ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्पिन देखोगे ये भी अपवर्ड एरो है, यहाँ पे भी अपवर्ड एरो है,
ठीक है, सेम स्पिन तो नहीं जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो जाए तब जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं। जब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अगर इसको जाना है तो इसका स्पिन चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। स्पिन जो चेंज होता है वो अलाउ नहीं होता है, स्पिन चेंज इज नॉट अलाउड। जबकि D8 में आप देखोगे, D8 में क्या था आपके, D8 अगर हम देखें, D8 में क्या था आपके 1 2, ये आपके 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है। D8 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी डाउनवर्ड एरो, तो ये आपका डाउनवर्ड एरो ही रहेगा। यहाँ पे स्पिन चेंज नहीं हो रहा है, स्पिन इज नॉट चेंज, स्पिन इज नॉट चेंज। तो जब आपका स्पिन चेंज नहीं होता है तब आपके डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पिन चेंज हो रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, तो स्पिन चेंज अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपके डी ट्रांजिशन नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन। क्या बोलते हैं, स्पिन फॉरबिडन। फॉरबिडन, ठीक है ना, स्पिन फॉरबिडन, ठीक है। ये होता है मेन रीजन, ठीक है। और D0 और D10 वहाँ पे आपका डी ट्रांजिशन की वजह से आपके कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। किसी और वजह से हो सकते हैं, वो हम देखते हैं, तो उस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इन D0 एंड D10 their complexes are generally कलरलेस। क्या होते हैं आपके, कलरलेस होते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें आपके TiH2O, TiH2O होल 6 4+, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है। ये होता है आपका 3D2 और 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये आपका D0 में पहुंच जाता है, D0 में, ठीक है। यहाँ पे भी ये आपका कलरलेस होगा। या फिर आप देखिए ZnH2O होल 6 2+, ये भी आपका 3D10 4s2 होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3D10, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी डी ट्रांजिशन से कलर शो नहीं होगा। हो सकता है किसी और वजह से हो जाए, ठीक है, बट डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जनरली क्या सभी आपके जो भी ये कॉम्प्लेक्स रहेंगे D0 D10 वाले कलरलेस ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें भी आप में कलर शो होते हैं, वो जो कलर शो होते हैं वो आपके दूसरे फैक्टर से शो होते हैं, दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, उस वजह से होते हैं। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आपका सेकंड टॉपिक दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो D9 और आपका D0 और D10 जनरली आपके कलर शो नहीं करते, बट अगर कलर शो करते हैं तो वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो नहीं करेंगे, वो आपके दूसरे फैक्टर की वजह से आपके कलर शो करेंगे, जिसे हम बोलते हैं आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसमें बात करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या है। देखिए ये आपका मेटल आयन, ठीक है, ये आपका लिगेंड, ठीक है। मेटल के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। तो इस मेटल के ऊपर और आपके लिगेंड के पास आपके लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है ना, उतना ही ये आपके जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या इसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या तो लिगेंड से मेटल की केस में, या फिर मेटल से लिगेंड में भी होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस वजह से आपके
जो कंपाउंड्स हैं कलर शो करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन दिस केस द चार्ज इज ट्रांसफर्ड from one part of complex to another part of complex. In this case the charge is transferred from one part of complex to another part of complex, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर की इंटेंसिटी होती है, मतलब कलर जो होते हैं और ज़्यादा गहरे होते हैं, ठीक है ना, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड हियर द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज ग्रेटर, मतलब जो आपके कलर्स होंगे वो ज़्यादा डीप कलर्स होंगे, ठीक है ना। ये आपके तीन टाइप से होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका लिगेंड से मेटल के बीच में, मेटल से लिगेंड के बीच में, या फिर मेटल से मेटल के बीच में भी होता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं आपका, फर्स्ट जो है आपका दैट इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसे हम क्या बोलते हैं LMCT, LMCT, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए MnO4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, +7 में 3d 0 हो जाएगा, मतलब ये कलर लेस होना चाहिए। जबकि आपको पता होगा कि MnO4 जो होता है आपका पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका? पर्पल कलर होता है। एक और एग्जांपल देखिए Cr2O7 2 माइनस, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपका 3d 0। ये भी कलरलेस होना चाहिए, बट होता क्या आपका ऑरेंज। ये हम डी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा एक और एग्जांपल है दैट इज FeH2O5 NO, ये होता है आपका ब्राउन रिंग। क्या होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन रिंग भी किस वजह से होता है? आपके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। यहाँ आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है ना। ये Mn आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। चार्ज कितना है? +7 है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। चार्ज में क्या है? डिफरेंस है, एक +7 है और एक -2 है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे +7 हाई चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से आपके Mn की तरफ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोलिए या फिर चार्ज का ट्रांसफर बोलिए। और उस वजह से आपके ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट टाइप है दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, मतलब 2-4 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड दैट इज फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके देखिए, अब हम पढ़ते हैं आपका मेटल टू लिगेंड। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे? MLCT, ठीक है। ये होता है आपके पाई लिगेंड्स के केस में। इन केस ऑफ पाई एसिड लिगेंड्स,
कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे CO है, कार्बोनिल है, NO है, ठीक है। इन केस में क्या होता है आपके, जैसे FeCO5, ठीक है। तो मेटल से आपके पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपके कार्बोनिल में, ठीक है ना। मेटल के पाई, ये हमने पहले भी देख चुके हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से कहाँ जाते हैं आपके, ये जो आपका लिगेंड होता है CO, उसके पाई स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपके जाते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इस वजह से इसका कलर होता है, आप देख सकते हो डीप ऑरेंज कलर का इसका कलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका फैक्टर क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का ही फैक्टर होता है, ठीक है। ये भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें दैट इज मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अगर हम देखें मेटल टू मेटल में चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, इसके दो एग्जांपल है, दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन है आपका टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है। ये होता है आपका FeCN6, यहाँ पे Fe बाहर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। इसको हम टर्न 2 के नाम से याद रखते हैं। टर्न 2 मतलब बाहर Fe +2 और यहाँ पे +3, तो ये जो डिफरेंस होता है +2 और +3, यहाँ जो आपका चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से आपके ये जो मेटल्स होते हैं, ये आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं और यहाँ पे इसका कलर होता है आपका डीप ब्लू। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल ही लिखा रहा हूँ। सेकंड इसमें हम देखें तो एक और एग्जाम्पल है इसका प्रोशियन ब्लू, ठीक है। यहाँ पे Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बाहर होता है और अंदर आपका Fe+2 वाला रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके चार्ज में ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन का जो कलर होगा आपका वो डीप ब्लू ही होगा, ठीक है ना। कलर दोनों में सेम है, ठीक है ना, क्योंकि +2 और +3 एक ही आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए आपका कलर तो सेम है। बट ये आपको ध्यान रखना है, टैंड बुल्स में +2 वाला बाहर रहता है, +3 वाला अंदर, ठीक है। जबकि पर्शियन ब्लू में +3 वाला बाहर और +2 वाला अंदर की तरफ रहता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इनमें कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इनको एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में और अब तक हमने ये जो कंप्लीट पढ़ी है CFT आज की या आपकी जो भी है वो आज यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है ना। CFT हमने देख ली कि कैसे CFT में आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, उनकी स्प्लिटिंग होती है, वो सब हमने देख लिया। उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी का जो कंपैरिजन होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके CFSC को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन सब के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में हमने जो कलर्स शो करते हैं आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उनके रीजन क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक आपका DD ट्रांजिशन और एक होता है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। दोनों फैक्टर हमने देख लिए हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो CFT यहाँ कंप्लीट होती है और आज के लेक्चर को भी हम यहीं कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।